आज हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एसिड्स का। ठीक है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसमें सबसे पहला जो है एसिड का किसी मेटल से रिएक्शन, वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग और देखते हैं कि एसिड बाकी और सब्सटेंस से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। ठीक है, हम एक देखिए चार टाइप का अरेंज कर दिए हैं आपको। हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला एसिड का रिएक्शन देखेंगे बेस के साथ क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट आप लोग जानते हैं, जैसे कैल्शियम एक मेटल है, इसका कार्बोनेट आयन के साथ जो कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस तरह से हम इनके साथ इसके रिएक्शन को देखेंगे। और कार्बोनेट भी हो सकता है और बाई कार्बोनेट भी हो सकता है। बाई कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। पहले इसको बाई कार्बोनेट बोला जाता था, हम लोग भी जब तक पढ़े हैं तो बाई कार्बोनेट ही बोले हैं। आप लोग के समय में धीरे धीरे ये चेंज कर गया, नोमेनक्लेचर बहुत चीज का चेंज कर दिया गया है स्टूडेंट के सुविधा के लिए। ठीक है, कि आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो, आसानी से आप देख सकें क्या सब्सटेंस है, उसके लिए क्या किया गया है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का नेम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग मेटल बाई कार्बोनेट नहीं बोलते, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। कहने का मतलब कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोजन भी रहेगा, जैसे कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से बनेगा। मैग्नीशियम का भी बाई कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और इस पर लगेगा होल 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारे कार्बोनेट्स को देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है और इसका बाई कार्बोनेट, इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन सकता है। हम लोग देखेंगे कि कोई एसिड जो है वो कार्बोनेट से या बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। और तीसरा हम लोग किसके साथ देखेंगे कि किसी एसिड का मेटल के ऑक्साइड से, मेटल का ऑक्साइड क्या हुआ, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आयरन का बना हुआ है, तो आयरन ये देख लीजिए, आयरन 3 ऑक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका एक दूसरा भी बनता है आयरन 2 ऑक्साइड इसको बोलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे। उसी तरह सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखेंगे, किसका, एसिड का, या उसके हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ एसिड रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोगों को बारी बारी से देखना है। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट करते हैं बेस के साथ। तो रिएक्शन विथ बेसेस कहता है कोई भी एसिड जब किसी बेस से रिएक्शन करता है, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। याद रखिए, एक्वस का मतलब हो गया ये भी वाटर में डिसॉल्व है, ये भी वाटर में डिसॉल्व है। जब कोई एसिड किसी बेस से एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, एसिड्स रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, तो HCl आप जानते हैं एक एसिड है, ठीक है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। तो जब HCl NaOH से रिएक्शन करता है तो इसके आयंस क्या होते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन में टूटते हैं। हमने पढ़ा है कि एसिड को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया जाता है उसके आयंस टूट जाते हैं। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी आयंस टूट जाते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं है तो स्पीकर बंद रखिए। और वीडियो क्यों सब बंद रखता है जी? पढ़ने से भी डर लगता है क्या? सारे बच्चे का देख रहे वीडियो बंद है। इतना डर है तो पढ़ाई मत कीजिए।
पढ़ते आप अपने लिए हैं कि दूसरे के लिए पढ़ते हैं? जो डरते हो, वीडियो ऑन करके पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो अब क्या बोले कि कोई भी एसिड किसी भी बेस से जब रिएक्शन करता है तो एक्वस फॉर्म में इसके आयंस टूट जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है, ये जो H प्लस आयन है ये OH माइनस आयन के साथ कंबाइन कर लेता है, तो क्या बनेगा, 2H 1 ऑक्सीजन, वाटर बनता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और बाकी जो दोनों आयंस बचा है ये दोनों भी एक दूसरे से कंबाइन करता है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि चार्ज जो है वो टोटल कंपाउंड पर न्यूट्रल होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, ये भी क्या बनता है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। देखिए कैसे बनता है, आप जानते हैं हाइड्रोजन 1 प्लस में होता है और सल्फेट आयन 2 नेगेटिव होता है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 2 यहाँ आया है, ये 1 यहाँ गया है H2SO। अब इसको भी ब्रेक करते हैं, Na प्लस OH माइनस, यहाँ से क्या होता है, ये H प्लस ये OH माइनस कंबाइन किया, बना दिया वाटर, और यहाँ जो बच गया Na के ऊपर प्लस बचा है और सल्फेट के ऊपर 2 निगेटिव बचा है, तो इसको बैलेंस करना होगा, इन्हें की डायरेक्ट जोड़ देना है NaSO को, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 निगेटिव है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो क्या बनता है, और ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो बनता है Na2SO4, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एसिड का अपना इफेक्ट होता है और बेस का भी अपना अलग इफेक्ट होता है, ठीक है, अभी हम लोग उसको पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से मिलता है तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है, ये इसके प्रभाव को खत्म कर देता है, ये इसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, तो जो नया सब्सटेंस बनता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें ना तो एसिड का गुण होता है ना ही बेस का गुण होता है, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या करता है, एक एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके और न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको समझ में आ गया सबको। अब क्या करते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना होगा, ऐसे नोट्स दिए हैं, नोट्स देंगे आगे भी। अब हम लोग जरा इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। केमिस्ट्री का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हम कैसे जानेंगे कि एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क आप लोग लैब में देखे हैं, इस टाइप का एक फ्लास्क आता है, इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। और इस फ्लास्क में हम क्या किए हुए हैं, कुछ मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म। आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेसिक नेचर का होता है, ये एक बेस है, ठीक है। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हम एक इंडिकेटर इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। कौन सा इंडिकेटर, फिनोप्थेलिन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फिनोप्थेलिन हम यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं, इसमें 3-4 ड्रॉप फिनोप्थेलिन गिरा देते हैं। आप जानते हैं फिनोप्थेलिन क्या होता है, कलरलेस होता है, और जैसे ही इसको इसमें गिराइएगा 2-3 ड्रॉप, तो आप देखिएगा कि अचानक से इस सॉल्यूशन का कलर बदलने लगता है, और वो किस कलर का बन जाता है, पिंक कलर का बन जाता है। तो आपको पता चल गया कि फिनोप्थेलिन अगर पिंक कलर में चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि हम जो सॉल्यूशन लिए हैं वो क्या है, बेस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ड्रॉपर ले लेते हैं, ड्रॉपर ट्यूब भी होता है, आप लोग जानते होंगे, उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे पतला हो जाता है, इस तरह से यहाँ सारा ट्यूब है,
क्लास ना चलता तो हम आपको दिखाते, कोई बात नहीं, ऑब्जर्व करना इस तरह से। इसमें यहाँ पर जो है ना एक नॉब लगा होता है, इस नॉब को हम जैसे जैसे कसते जाते हैं इसका ड्रॉप पतला, ये लाइन बढ़ता चला जाता है। ये वोल्ट है, जैसे आप लोग नल के लिए लगाते हैं ना, उसको जिस तरह से बंद करते जाते हैं पानी कम होता चला जाता है, और जितना खोलते जाते हैं उतना पानी ज्यादा निकलता है। उसी तरह इसमें एक की लगा रहता है, उसको आप जितना घुमाते जाइएगा उसमें कम कम करके गिरेगा। अब हम क्या करते हैं, इस ड्रॉपर में HCl एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अभी तक मेरा इसका कलर पिंक है। पिंक कलर क्यों है, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, और बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थालीन पिंक कलर का बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप को खोलकर और धीरे 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 ड्रॉप से क्या करते हैं, इस HCl को इसके अंदर डालते हैं। हम पेन कलर चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस HCl को धीरे धीरे इसके अंदर डाल रहे हैं। ये जैसे ही अंदर जाता है आप देखिएगा धीरे 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 क्या होने लगता है, इस फिनोल्फ्थालीन का कलर जो है वो पिंक से हटने लगता है, और धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब आप ड्रॉप को लगातार गिराएंगे तो आप पाएंगे फिनोल्फ्थालीन फिर से, ये जो सॉल्यूशन है ये फिर से कलरलेस बन जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि कलरलेस क्यों बन गया, क्योंकि ये HCl जो है वो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन के बाद साल्ट बना देता है, और साल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जिस पर फिनोल्फ्थालीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिनोल्फ्थालीन कलरलेस हो जाता है किसी न्यूट्रल सब्सटेंस में, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया सब्सटेंस बना है वो क्या है, साल्ट है। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा, जैसे ही HCl आपने सारा डाल दिया, देख लिया कि कलरलेस हो गया, फिर आप HCl हटा दीजिए। अब आप क्या कीजिए, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइए, अब फिर थोड़ा थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें फिर से गिराइए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरा रहे हैं, ये मान लीजिए रेड कलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या देखिएगा, फिर इसका कलर पिंक में चेंज होने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से HCl मिला तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, लेकिन अब आप और ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो ये सॉल्यूशन फिर से क्या हो जाएगा, बेसिक बनने लगेगा, और जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक बनेगा ये इसका कलर फिर से क्या होने लगेगा, कलरलेस से पिंक में चेंज होने लगेगा। तो इस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता सकते हैं कि कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सबको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। आवाज जा रही है ना, क्लियर? आवाज क्लियर नहीं होगा तो बोल देना, ये नहीं कि पूरा पढ़ लेना उसके बाद कहना कि आवाज नहीं गया। आवाज जब भी लिबरेट करे तुरंत बोल देना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल के कार्बोनेट से या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने पर क्या होता है। हम यहाँ रिएक्शन लिख चुके हैं कि कोई भी एसिड किसी मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और वाटर फॉर्म करता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एक मेटल है और मेटल का कार्बोनेट, याद रखना है मेटल का कार्बोनेट, सोडियम एक मेटल है, मेटल का कार्बोनेट, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इससे जब HCl रिएक्शन करता है तो क्या होगा, ये फिर क्या होगा, एकदम ब्रेकिंग को समझना है, आप रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। जो आयंस पर जिसका ग्रिप बढ़िया है वो रिएक्शन को लिख सकता है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में। इसको हम क्या करते हैं, आयंस में तोड़ते हैं। आप जानते हैं सोडियम एक पॉजिटिव के साथ आता है, लेकिन इसके बगल में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बोनेट का है, तब ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में कैसे हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं। और यहाँ पर HCl है, ये भी किसमें टूट जाएगा, H+ और Cl- में। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये ब्रेक करता है ये क्या करेगा, ये जो Na+ है ये इस Cl- के साथ रिएक्शन कर लेगा। इस
इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला गया, क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। दूसरा अब बच गया हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन। यहाँ पर फिर क्या होता है, ये एक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ कुछ मात्रा में वाटर भी प्रेजेंट है। तो ये वाटर क्या करता है, इस H+ आयन से कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन, सॉरी ये H+ आयन ये OH- आयन कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर जो कार्बोनेट आयन है, इससे एक ऑक्सीजन आयन बाहर निकल के वो इस वाटर से रिएक्शन करके क्या करता है, सॉरी हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर फॉर्म करेगा और यहाँ से ये चार्जेस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें सोडियम क्लोराइड बनता है और दूसरा कार्बनिक एसिड H2CO3, इसको आप सीधे ये बोल सकते हैं H2CO3 बनता है। और आप जानते हैं कार्बनिक एसिड क्या है, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलिए, नहीं 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 नहीं, कार्बनिक एसिड बहुत कमजोर होता है, वो ऑटोमेटिक ब्रेक कर जाता है। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसको जहां भी वाटर मिलेगा ना, ये तुरंत उसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। इन्वायरमेंट में भी यही होता है, आपके गाड़ी से पेट्रोल जब आप जलाते हैं तो इम्प्योरिटी के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है इन्वायरमेंट, और जैसे ही वो इन्वायरमेंट में जाता है, इन्वायरमेंट के मॉइस्चर से वो रिएक्शन कर लेता है और एसिड रेन के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में धरती पर गिरता है। और वही जब धरती पर गिरता है तो एसिड है वो कार्बोनेट, ताजमहल जो हमारा बना हुआ है संगमरमर से, उसको आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइमस्टोन ना, मार्बल सॉरी मार्बल बोलते हैं। तो ये मार्बल क्या है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये किसी मेटल का कार्बोनेट है और इसी मेटल के कार्बोनेट पर जब एसिड रेन होता है तो उसके वजह से रिएक्शन हो जाता है और साल्ट प्रोड्यूस होता है, और ये जो मार्बल है इसका लेयर धीरे धीरे क्षय होने लगता है और ताजमहल की शोभा घटती चली जा रही है। दैट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इतने वीक होते हैं ना कि वो ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, जैसे आगे और भी हम पढ़ेंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में भी पढ़ते हैं हेमेटाइट ओर के बारे में। ये क्या करता है, ब्रेक करके 2 ऑक्साइड अलग अलग बना देता है। ठीक है, इस तरह से ब्रेकिंग करता है। ठीक है, वीक है, कंपाउंड है। आप हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री कभी भी रूल को फॉलो नहीं करेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही अंतर है, फिजिक्स में रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट चलता है और केमिस्ट्री में ऑब्जेक्ट चलता है, इसीलिए हम रूल बनाते हैं और इसीलिए इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री कभी भी किसी रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करके ये बना सकता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम लोग जरा बाइकार्बोनेट से इसके रिएक्शन को देखें। बाइकार्बोनेट से भी ये रिएक्शन कर लेता है, सेम रिएक्शन होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप क्या कीजिएगा, HCl का रिएक्शन कीजिएगा तो वही चीज बनेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, ये इस एक्वस सॉल्यूशन में एक गैस है, तो ये बुलबुला के रूप में अचानक से क्या होता है, इसमें से बाहर आने लगता है। आपको लगेगा कि ये लिक्विड खौल रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिस्क इफर्विसेंस। कहीं कहीं ये वर्ड यूज करता है कि VTY के एग्जाम में इस वर्ड को यूज किया गया था, इफर्विसेंस। ठीक है, ब्रिस्क इफर्विसेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी गैस जब किसी लिक्विड में से एस्केप करता है, भागता है, तो उसके सरफेस को हिला कर रख देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिस्क इफर्विसेंस कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में से निकलता है बाहर, अचानक जैसे ही आप इसको डालेंगे देखेंगे उसमें से गैस का बुलबुला बाहर छूटता है। ठीक है,
और आप कैसे पता करेंगे कि जो कंपाउंड में गैस फॉर्म हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? तो इसका प्रॉपर्टी तो आप पहले से पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर से होकर फ्लो करवाया जाता है तो ये क्या कर देता है, उसको मिल्की कलर में बदल देता है। इसमें बदल देता है मिल्की कलर में। आप जानते हैं कि किसी का मान लीजिए ये इसमें लाइम वाटर भरा हुआ है, चूने का पानी, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें आप आर पार देख सकते हैं। और जैसे ही इसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर डालिएगा तो ये अचानक से देखिएगा क्या हो जाता है, एकदम दुधिया कलर बन जाता है, मिल्की कलर। दूध देखे हैं एकदम उसी की तरह, दूध की तरह पूरा सफेद हो जाता है, एकदम पूरा सफेद हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट किया जा सकता है इस रिएक्शन में। इसको अभी हम एक्सपेरिमेंट से आपको समझाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस को आप रिएक्ट करवा सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का एसिड से जब रिएक्शन हुआ तो साल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। इसका कॉमन एग्जांपल आपके डे टू डे लाइफ में भी होता है। किसी आदमी को अगर बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो तो उसको पेट में कहता है कि गैस बन गया, एसिडिटी हो गई है। तो लोग क्या करते हैं, पुराने समय में उसको सोडा खिला देते थे। सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है आप जानते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, उसको जिस आदमी को ज्यादा खा लेता था, एसिडिटी हो जाती थी, तो उसको सोडा खिला दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जब ये सोडा खाएगा तो ये पेट में जाएगा, पेट में जाएगा तो HCl से रिएक्शन करेगा और HCl से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा, पेट जलना खत्म हो गया, वाटर बन गया, पेट ठंडा लगने लगा और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो छूटना ही है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा खाने के बाद छूटता ही। तो यही रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, पुराने जमाने में लोग करते थे, जिनको हम लोग दूसते हैं। दवाई खाएंगे कि सोडा खाएंगे, देख लीजिए, सोडा इज ऑल्सो रिएक्शन। पुराने जमाने में भी जो लोग चीज उपयोग करते थे दैट वाज साइंटिफिकली प्रूव्ड। उसी तरह जैसे हम लोग एसिड और बेस के रिएक्शन को भी देखें, इसमें भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं अगर उनको कभी कभी बचपन में ज्यादा गैस बनता है, होता है, माँ के दूध के पीने से अगर कोई ज्यादा पीता है बच्चा तो उसको क्या बनता है, गैस बन जाता है, एसिडिटी उसके पेट में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे केस में क्या किया जाता है, उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बोतल आप लोग सिरप देखे होंगे, गैस में देता है, एकदम गाढ़ा कलर का होता है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा रोज कलर का और थोड़ा सा व्हाइट मिक्स रहता है, एकदम गाढ़ा होता है, कप सिरप जैसा नहीं, बहुत गाढ़ा होता है। वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध के जैसा लगता है इसीलिए इसको मिल्क बोला जाता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उस बच्चे को पिलाया जाता है। ठीक है, अभी भी हम लोग एसिडिटी में यही सिरप यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, वो क्या करता है, ये क्या है, एक बेस है, कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है और जैसे ही पेट में एसिडिटी होगा हम इसको पिएंगे तो रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनेगा और हमारा पेट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, हमको कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ये डे टू डे लाइफ से साइंस को रिलेट करना जरूरी है। आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बोतल लीजिएगा, गैस वाला बोतल आता है, गैस कम करने वाला, उसमें देखिएगा उसमें लिखा रहता है इसके कंपोनेंट में कोई ना कोई बेस होगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी देखिएगा उसके अंदर बेस लिखा हुआ रहता है। चलिए, ये हमारा, अब चलिए इसके एक्सपेरिमेंट को जरा करते हैं। किसके एक्सपेरिमेंट को, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl का एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है,
इस टेस्ट ट्यूब में हम पहले से क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का टुकड़ा डाल दिए। क्या डाल दिए हैं, सोडियम कार्बोनेट का टुकड़ा। सोडा वाला जो पाउडर है, पाउडर भी यूज कर सकते हैं, या उसका छोटा छोटा टुकड़ा आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, एक थिसल फनेल का यूज कर रहे हैं। थिसल फनेल क्या होता है, इसमें मेजरमेंट रहता है, ठीक है, कितना ml आपको डालना है, और ये पतला पाइप रहता है, इसको आप इसके अंदर डाल। ठीक है, आप इसको रबर लगा दीजिए, कॉर्क से बंद कर दीजिए। हमने क्या किया, कॉर्क लगा दिया। ठीक है, ये मेरा कॉर्क लग गया, और एक और दूसरा पाइप हम इससे होकर निकाल रहे हैं, जो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, और इस पाइप को हम क्या करेंगे, एक दूसरे बर्तन में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, इसमें हम डालेंगे इसको, और इसके भीतर भी हम एक लिक्विड लिए हुए। कौन सा लिक्विड, तो लाइम वाटर। हाँ, लाइम वाटर लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये मेरा रबर का कॉर्क है, आप जानते हैं, ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये थिसल फनेल है। ठीक है, इस तरह का रहता है, ऊपर में लोटा का शेप रहता है, और नीचे में इस तरह से पतला पाइप रहता है। हम क्या किए, इसमें सोडियम कार्बोनेट लिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इस थिसल फनेल में, और इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। तो ये लिक्विड यहाँ भरना शुरू होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, इस HCl गैस से भर जाएगा, HCl लिक्विड से। हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब इसको HCl को भरना है। आप जानते हैं ये लिक्विड है, ये नीचे भी जाएगा। जैसे ही ये लिक्विड नीचे जाएगा, हम क्या देखेंगे कि थोड़े देर के बाद यहाँ से एक बबल्स उठ रहा है, गैस का बबल्स उठ रहा है। ठीक है, इसमें से अचानक से बबल्स उठने लगा, और ये बबल्स इस पाइप के थ्रू बाहर निकल रहा है, और जैसे ही ये इस टेस्ट ट्यूब में जाता है, ठीक है, इसका कलर देखेंगे अचानक से कैसा बदल गया, तो मिल्की कलर का ये बन गया। अब समझिए एक्सप्लेनेशन कि हो क्या रहा है। जैसे ही HCl इसमें जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब HCl का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों तो सॉल्यूशन फॉर्म में यही रह जाता है। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर निकलता है, और इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू गैस है ऊपर उठेगा, और किसी ना किसी पाइप से होकर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस पाइप को हम थोड़ा नीचे कर दिए, नहीं तो ये गैस अगर पाइप ऊपर रहता इसमें भी जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या किया, सॉल्यूशन के भीतर डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये गैस जो उठेगा ये इस पाइप के थ्रू बाहर जाएगा, और यहाँ पर लाइम वाटर है, उसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की कलर में बदल जाएगा। जिससे हमको एक बात तो कंफर्म हो गया, ये जो गैस निकल रहा है ये कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और इसका मतलब है कि यहाँ जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ ये कोई ना कोई सॉल्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि HCl Na2CO3 से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ये इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी टेस्ट कर सकते हैं, और हमारा जो सब्सटेंस बना ये भी हमको पता चल जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया, बोलिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो ऑडियो ऑन कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्स कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से ज्यादा लेना है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस ले लेंगे, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग उसको आगे समझते हैं, ये समझ में आ गया ना।
ये पोर्शन समझ में आ गया। अब हम चलिए अब हम लोग समझते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस मात्रा में हो जाए तब क्या हो। अति हमेशा खराब ही होता है, आप जानते हैं, है कि नहीं? कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो वो खराबी ही करता है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, ज्यादा सुंदर थी सीता माता इसीलिए उनका हरण हो गया। रावण ज्यादा घमंडी था इसीलिए मारा गया, है कि नहीं? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में लिया जाए तब क्या हो। जैसे यहां मान लीजिए हम पहले लाइम वाटर लिए, ठीक है, तो आप जानते हैं ये जो लाइम वाटर होता है चूना पत्थर, ये ट्रांसपेरेंट होता है। किस कलर का होता है? ट्रांसपेरेंट। लाइम वाटर जानता है ना जी? इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं? हाँ, ऐसे बनता है लाइम वाटर। ये आप पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये किस कलर का होता है? ये कलरलेस होता है, ये ट्रांसपेरेंट होगा। जब किसी उसमें आप रखेंगे टेस्ट ट्यूब में तो ये आर पार आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप क्या कीजिएगा? CO2 को ऐड कीजिएगा। क्या ऐड कीजिएगा? CO2 ऐड कीजिएगा, तो देखिएगा कि इसका कलर बदल जाता है। इसका कलर अचानक से क्या हो जाता है? मिल्की कलर हो जाता है। अब इसमें आपको आर पार नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑडियो बंद कर दो, पूछने के बाद ऑडियो बंद कर दिया कीजिए इतना सा। चलिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और इसी का कलर बहुत ज्यादा व्हाइट होता है। व्हाइट वॉशिंग जो आप लोग करते हैं यही रिएक्शन है। चूना घर में देते हो ना, तो आप ऑब्जर्व किए होंगे जब हम शुरू में चूना डालते हैं तो उसका कलर उतना नहीं दिखता है, लगता है कि पानी छीट दिया है। और एक दिन दो दिन के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एकदम चमक आ गया व्हाइट कलर। ऐसा क्यों होता है? जब चूना को पानी में मिलाया जाता है तो लाइम वाटर बनता है और यही लाइम वाटर हम लोग इस दीवार में मारते हैं। चूना जो हम लोग करते हैं दीवार में, इसी लाइम वाटर को करते हैं। उसका कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए आपको अपना दीवार अच्छा नहीं दिखता है, लगता है कि पानी दे दिया है। और 2-3 दिन रहने के बाद क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उस दीवार पर चिपकता है और उस लाइम वाटर से रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है इस दीवार के ऊपर, और वो किस कलर का होता है? एकदम व्हाइट मिल्की कलर का होता है। इसीलिए आपको अचानक से अपना दीवार एकदम चारों तरफ उजला उजला दूधिया दिखने लगता है। यही चीज इसमें भी होता है, ये अचानक से आपको मिल्की कलर में दिखने लगेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तब क्या होता है? देखिए, फिर ये बना, इसके साथ में क्या बनेगा? वाटर भी फॉर्म होगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आप बहुत ज्यादा ले लेते हैं तब क्या होता है? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये क्या करता है? वाटर के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन हो जाता है ये कैसा होता है? तो फिर कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और जो नया फिर सब्सटेंस आपको बनेगा फिर ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घुल जाता है, मिल जाता है। तो एक्सेस नहीं लेना है, लिमिटेड अमाउंट में हमको यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसका प्रॉपर्टी है केमिकल, किसी एसिड का मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन। तो आप पहले पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं हम लोग नेक्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि ऑक्साइड्स जो होता है मेटल का और नॉन मेटल का, उसमें भी कुछ ना कुछ एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी होता है। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो अब जरा गौर कीजिए,
हम किसी एसिड का मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं, और मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। तो बताइए एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर बनाएगा। इसीलिए मेटल का जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड भी यही चीज करता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड ये क्या है? एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है? एक बेस है। तो कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज था, केमिकल प्रॉपर्टीज आपका खत्म हो गया। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी ये तो पहले ही बता दी है कि एसिड हो या बेस हो ये किस नेचर का होता है? कोरोसिव नेचर का होता है। किसी भी चीज पर गिरेगा उसको क्या कर देगा? जला देगा, होल कर देगा, उसको खा जाएगा, ईटअप कर लेता है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग एसिड को या बेस को क्या करते हैं? किसी वैसे बर्तन में रखते हैं जिससे ये रिएक्शन ना हो। आप लोग जो दही यूज करते हैं, कर्ड, उसको आपको मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये एक एसिड है, और अगर ये मेटल से रिएक्शन करेगा तो कोई ना कोई साल्ट बनाएगा जो पॉइजनस हो सकता है, और उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। उसी तरह हम लोग कभी भी किसी एसिड को लोहा में, एल्युमिनियम में, किसी मेटल के बर्तन में नहीं रखते। किसमें रखते हैं? तो किसी ग्लास के बर्तन में उसको रखा जाता है, क्योंकि ग्लास के साथ एसिड रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कोई मेटल कर सकता है रिएक्शन, इसीलिए हम लोग किसमें रखते हैं? किसी न किसी ग्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर पढ़ेंगे।